Hello students, good morning. Today I am going to teach you lecture third. The topic is organization and organizational theory. कि देखिए हमें इससे पहले हम यूनिट 1 का पूरे कंप्लीट कर चुके थे. अब हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे जिसमें हमारा लेक्चर थर्ड था और टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे संगठन बोलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी एक कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. अब दिया हुआ है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Organization is the structural framework of duties that responsibility required of personnel in performing various functions with a view to achieve business goal through organization. Management tries to combine various business activities to accomplish predetermined goals. ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है ड्यूटीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जो कि रिक्वायर्ड होता है ऑफ पर्सनल इन परफॉर्मिंग वेरियस, जो कि रिक्वायर्ड होता है पर्सोनल का मतलब क्या होता है, प्रमोशन, डिमोशंस, ठीक है. इन परफॉर्मिंग ये परफॉर्म करता है वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस को विद अ व्यू, इस व्यू से ये क्या कर सके ताकि अचीव कर सके बिजनेस गोल्स को थ्रू ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट ट्राइज टू कंबाइन, मैनेजमेंट ट्राई करता है कि वो जो वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को कंबाइन कर सके ताकि क्या हो सके, प्री डिटरमाइंड गोल्स को पूरा किया जा सके. ठीक है, ये है हमारा मीनिंग. अब हम देखते हैं डेफिनेशंस क्या है. तो दिया हुआ है कि इन द वर्क ऑफ एलन, organization is an instrument for achieving organization goals. The work of each and every person is defined and authority and responsibility is fixed for accomplishing the same. ये कह रहे हैं कि organization एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है. कैसा इंस्ट्रूमेंट है? जो कि organizations के गोल्स को अचीव करने के लिए होता है. The work of each and every person is defined. इसमें हर व्यक्ति का, हर पर्सन का जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफाइंड होती है. फिक्स्ड फॉर अकॉम्प्लिशिंग द सेम, ये फिक्स की जाती है ताकि आप क्या कर सके, इसको अकॉम्प्लिश यानी पूरा कर सके. फिर दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की. तो 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं यहाँ पे नोट्स में गिवन है. एक बार पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं. पहला दिया है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ इज अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप. अब हम डिवीज़न ऑफ वर्क की बात करते हैं. देखिए डिवीज़न ऑफ वर्क मैंने जब हम लोग हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे तब आपके साथ डिस्कस किया था. तो देखिए डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है कि अगर आप किसी भी काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल पार्ट्स में जो हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब. तो जब आप क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो जो पर्सन स्पेशलिस्ट होगा उस काम को लेके उस काम को वो करेगा. ठीक है, तब वो क्या करेगा, अच्छे ढंग से करेगा. क्यों? क्योंकि उसके पास उस चीज़ का स्पेशलाइजेशन होता है. तो दिया है द डिवीजन ऑफ वर्क में द टोटल वर्क ऑफ द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज एंड फंक्शन, यानी जो टोटल काम होगा एंटरप्राइज का उसको हम डिवाइड कर देंगे कुछ एक्टिविटीज़ और फंक्शंस में. वेरियस एक्टिविटीज़ आर असाइंड टू डिफरेंट पर्सन फॉर देयर इफिशिएंट अकॉम्प्लिशमेंट. जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं ये असाइन की जाती हैं डिफरेंट पर्सन को. किस लिए? ताकि वो इफ़िशिएंटली अकॉम्प्लिश कर सके अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को. सेकेंड है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि इट हेल्प्स इन इंटीग्रिटी. देखिए आपको जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था तभी आपके साथ डिस्कस किया था, एक बार फिर से बता दे रही हूँ. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. जो कोऑर्डिनेशन होती है वो एसेंस होती है मैनेजमेंट की. इट हेल्प्स इन, कोऑर्डिनेशन दिया है, इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग एंड हार्मोनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज. ये कह रहे हैं कि ये हेल्प करता है इंटीग्रेट करने में, हार्मोनाइज करने में कई सारी एक्टिविटीज़ को. कोऑर्डिनेशन ऑल्सो अवॉइड डुप्लीकेशन एंड डिलेज. कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये डुप्लीकेशन और डिलेज को अवॉइड करता है. फिर नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्टिव. कॉमन ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है, ऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ मीन्स
towards the achievement of enterprise goals. The goals of all various segments lead to the achievement of major business goals. ये कह रहे हैं all organization structure, जितना भी organization structure होता है उसका मतलब होता है कि क्या करे, is a mean towards the achievement. इसका क्या मतलब होता है कि वो enterprise के goals को achieve कर सके. The goals of various segment lead to the achievement of major business goal. जो गोल होता है कई सारे सेगमेंट्स का वो क्या करता है, इज लीड टू, ये क्या करता है, ये अचीव करता है मेजर बिजनेस गोल्स को अचीव करने में क्या कर रहा होता है, हेल्प करता है. फिर है कोऑपरेटिव रिलेशनशिप. एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स कोऑपरेटिव रिलेशनशिप. देखिए कोऑपरेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि सभी लोग मिलजुल कर साथ में काम करें. तो दिया है एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स कोऑपरेटिव रिलेशनशिप अमंग वेरियस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्रिएट्स करते हैं कोऑपरेटिव यानी मिलजुल कर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स को मेंबर्स के बीच में. An organization cannot be constituted by one person. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कभी भी एक पर्सन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है. इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन. वो क्या करता है, वो रिक्वायर होते हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोसेस है यानी कौन कौन सी प्रक्रिया है. तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क, ग्रुपिंग. एक बार पढ़ लेते फिर डिस्कस करती हूँ. दिया है डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स इनटू डिपार्टमेंटेशन, असाइनिंग ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी. डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क मैंने कहा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है उसको स्मॉल पार्ट्स में, उसके फंक्शंस को, उसकी एक्टिविटीज़ को स्मॉल पार्ट में बांट देना ही डिवीजन ऑफ वर्क होता है. ठीक है. फिर ग्रुपिंग ऑफ जॉब इनटू डिपार्टमेंटेशन. अब आपने यहाँ पे जॉब तो बना दी है स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके. अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, डिपार्टमेंटेशन कर देना, यानी क्या करना है, डिपार्टमेंट्स बना देना. ठीक है. फिर है थर्ड, असाइनिंग ड्यूटीज़. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ड्यूटी असाइन करेंगे, हर पर्सन को बताएंगे कि किसको क्या करना है, क्या किसकी ड्यूटी है. ठीक है. फिर है फोर्थ, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जब आपने ड्यूटीज़ असाइन कर दी है फिर आप एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करेंगे कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर है डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की अगर बात करें तो डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि काम को डिलीगेट करना, यानी अथॉरिटी को डिलीगेट करना, किसी और को सौंपना. फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें आपको फीडबैक भी मिले. जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने के साथ साथ आपको फीडबैक भी मिले. ठीक है. फिर दिया हुआ है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या क्या थ्योरीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की. तो देखिए यहाँ पे जो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है. पहला है हमारा क्लासिकल थ्योरी, दूसरा है हमारा नियो क्लासिकल थ्योरी और थर्ड है हमारा मॉडर्न थ्योरी. ठीक है. तो अगर आप क्लासिकल थ्योरी या नियो क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो ये हम पहले ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे क्लासिकल थ्योरी में क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क. क्लासिकल ऑफ थ्योरी का क्या कहना था कि आप काम को डिवाइड करिए, जॉब्स बनाइए. ठीक है. स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, जो पर्सन जिस काम में इफिशिएंट होगा, जिस काम में उसके पास प्रॉपर स्पेशलाइजेशन होगा, वो उस काम को करेगा. नेक्स्ट है डिलीगेशन. डिलीगेशन का मतलब होता है काम को सौंपना. ठीक है. तो यहाँ फिर आप क्या करिए, डिलीगेशंस करिए. नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का क्या कहना था कि देखिए प्रैक्टिस गेट टू परफेक्शन. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके पास परफेक्शन आएगा और उस परफेक्शन से आप क्या होंगे, आप उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे. तो स्पेशलाइजेशन होने से जो पर्सन जिस काम में स्पेशलिस्ट है जब वो उसी काम को करेगा तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर ढंग से काम होगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, मिनिमम वेस्टेज हो जाएंगी. ठीक है. रिड्यूस फ्रॉड एंड एरर्स होंगे. फिर है स्पैन ऑफ कंट्रोल. स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल
का मतलब ये होता है कि एक सुपरवाइजर के अंदर कितने पर्सन आने चाहिए, यानी एक सुपरवाइजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल हमें ये बताता है कि एक सुपरवाइजर के अंदर कितने अंडर, यानी एक सुपरवाइजर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स काम को करेंगे। फिर है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ये थ्योरी हमने पढ़ी थी जो कि मैक्स वेबर ने दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इनका भी कंट्रीब्यूशन था हमारे मैनेजमेंट में जब इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हुआ था। नेक्स्ट है हमारा नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी का क्या कहना था? ये भी कह रही थी कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। स्केलर चेन, यानी एक हायरार्की में एक चेन फॉलो करते हुए सारे काम को क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है इनफॉर्मल रिलेशन। इनफॉर्मल रिलेशन क्या होता है? यानी आपस में जैसे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक फॉर्मल रिलेशन तो हो, एक इनफॉर्मल भी थोड़ा सा लिटिल बिट होना चाहिए ताकि वो अपनी बात को कह सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी फैक्ट्स, यानी ये दो फैक्टर्स तो नियो क्लासिकल थ्योरी के थे, बाकी क्लासिकल थ्योरी के जो फैक्ट्स थे वही यहाँ भी फॉलो किए जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्न थ्योरी, कि मॉडर्न थ्योरी क्या थी। तो मॉडर्न थ्योरी में दो चीज़ें, हमारे दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो हमारा था सिस्टम अप्रोच और दूसरा है हमारा कंटिजेंसी अप्रोच, ठीक है। सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच। देखिए जैसे कि ब्रैकेट में लिखा है कंटीजेंसी अप्रोच में साइज, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय लेवल, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, चेंजेस इन एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कंटीजेंसी थ्योरीज हम देखते हैं कि कंटीजेंसी थ्योरी क्या थी। द कंटीजेंसी थ्योरी व्यूज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एज अ कॉन्स्ट्रेंट optimization problem, meaning that an organization must try to maximize performance by minimizing the effects of varying environmental and internal constraint. Contingency theory claimed there is no best way to organize or corporations to lead a company or to make decision. An organizational leadership or decision making style that is effective in some situation may not be successful in other situation. The optimal organization leadership or decision making style depend upon various internal and external कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। दिया हुआ है, ये क्या कह रही है कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी का ये व्यू था कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो है वो एक कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइज्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके मिनिमाइज इफेक्ट्स के साथ, यानी परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो और हमारे इफेक्ट्स क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, ऑफ वेराइंग इन्वायरमेंटल एंड इंटरनल कॉन्स्टेंट। कंटीजेंसी थ्योरी क्लेम क्या करती थी कि ऑर्गेनाइज करने का कोई भी बेस्ट वे नहीं है, कॉरपोरेशन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का कोई भी बेस्ट वे नहीं है टू लीड अ कंपनी को लीड करने का, और टू मेक डिसीजन, और डिसीजन लेने का। एन ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट इज इफेक्टिव इन सम सिचुएशन। ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्टाइल है वो इफेक्टिव होती है कुछ सिचुएशन में नॉट बी सक्सेसफुल इन अदर सिचुएशन, और ये सक्सेसफुल नहीं होती है अदर सिचुएशंस में, ठीक है। द ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्टाइल डिपेंड्स अपॉन वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। देखिए कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फैक्टर्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप होती है या डिसीजन मेकिंग स्टाइल होती है वो डिपेंड करती है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स में। दिया है सम एग्जाम्पल ऑफ सच कॉन्स्टेंट फैक्टर्स इंक्लूड। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इन फैक्टर्स के। पहला क्या है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि कंटीजेंसी थ्योरी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन का साइज। सेकंड है हाउ द फर्म अडेप्ट इटसेल्फ टू इट्स एनवायरनमेंट, कि कैसे फर्म अडेप्ट करती है इन्वायरमेंट्स को। डिफरेंसेज अमंग रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस एक्टिविटीज़, क्या क्या डिफरेंसेज है रिसोर्सेज और ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के बीच में, ठीक है। ये थी हमारी कंटीजेंसी थ्योरी की कंटीजेंसी थ्योरी क्या थी। अब नेक्स्ट है हमारा सिस्टम अप्रोच, कि सिस्टम अप्रोच का क्या कहना था। तो दिया है द सिस्टम अप्रोच लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ टोटल सिस्टम comprising a number of interacting variables. This approach emphasizes that we should not deal with problem in isolation but consider their interaction. In fact,
The word system means a regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole। ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम अप्रोच होता है वो देखता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक टोटल सिस्टम है। ठीक है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक टोटल सिस्टम है जो कि कंप्राइज करता है कई नंबर्स में इंटरैक्टिंग वेरिएबल्स को। ठीक है, ये क्या है, ये सिस्टम अप्रोच देखता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टोटल सिस्टम है जो कि कंप्राइज करता है कई सारी इंटरैक्टिंग वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स कोई भी चीज़, किसी भी थिंग्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। दिस अप्रोच, ये अप्रोच इम्फेसिस यानी महत्व डालती है कि हमें प्रॉब्लम्स को आइसोलेशन में डील नहीं करना चाहिए। आइसोलेशन मतलब सेपरेटली, अलग से, बट कंसीडर देयर इंटरैक्शन। हमें आइसोलेशन में नहीं डील करना चाहिए, हमें इंटरैक्शन करना चाहिए। इनफैक्ट द वर्ड सिस्टम मीन्स, बल्कि जो वर्ड सिस्टम मीन्स है उसका मतलब क्या होता है कि जो रेगुलरली इंटरैक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स है वो एक फॉर्म करती है यूनिफाइड होल को। ठीक है, द सिस्टम अप्रोच इज कंसर्न विद द इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच, ये कंसर्न, ये जुड़ा होता है इंटरैक्शन से। किसके बीच में इंटरैक्शन होता है? डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके, पीपल्स को लेके, टेक्नोलॉजीज को लेके, फॉर्मल स्ट्रक्चर और फिजिकल सेटिंग्स या इन्वायरमेंट को लेके। द एडवांटेज ऑफ अप्रोचिंग एनी प्रॉब्लम इज दैट it enable us to see the critical variables and constraint their interaction with one another। ये कह रहे हैं कि जो एडवांटेज होता है अप्रोच करने का किसी भी प्रॉब्लम को, वो ये है कि ये इनेबल करता है कि ये क्रिटिकल वेरिएबल्स को देखे कि क्या क्या क्रिटिकल वेरिएबल्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। It keeps us alert and constantly aware that one single element phenomena। ये क्या कह रहा है, ये अलर्ट करता है कॉन्स्टेंटली कि क्या करते हैं, ये अवेयर करता है एक सिंगल एलिमेंट फिनोमिना को, फिनोमिना या प्रॉब्लम को, शुड नॉट बी ट्रीटेड विदाउट रिगार्ड्स टू इट्स इंटरैक्टिंग कॉन्सिक्वेंस विद अदर एलिमेंट, दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ। अब एग्जाम्पल दे के आपको समझाया गया है, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आर ऑल इंटरलॉक्ड और कंटेन विद ईच अदर्स। ये कह रहे हैं, देखिए जितने भी मैनेजरियल फंक्शन है, जो पॉट स्कॉर्बो, वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ऑल दीज फंक्शन कैन बी कंसीव्ड एज सब फंक्शन ऑफ ईच अदर। ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको हम कंसीव्ड करते हैं सब फंक्शन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे फंक्शंस के साथ दिया है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रिमेंबर करें दैट द सिस्टम अप्रोच डज नॉट व्यू ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सिस्टम अप्रोच है वो ऑर्गेनाइजेशन को व्यू नहीं करता है एज अ स्टैटिक अरेंजमेंट ऑफ जॉब, यानी एक स्टैटिक अरेंजमेंट ऑफ जॉब में, बट कॉल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द फंक्शन। बट ये क्या करता है, ये कॉल करता है आइडेंटिफाइंग फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन एरिया, ये रिक्वायर करता है डिसीजन एरिया के टर्म्स में। इन्वॉल्व इन अचीविंग गोल्स, ये इन्वॉल्व होता है गोल्स को अचीव करने के लिए। इट कॉल्स फॉर डेवलपिंग अ पैटर्न ऑफ इनपुट, ये क्या करता है, डेवलप करता है पैटर्न, इनपुट, आउटपुट, फीडबैक, डिलेज एंड फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन। फ्रीक्वेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस कॉज डिस्टर्बेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में तो ये क्या होते हैं, इसका एक कारण होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर 3 यूनिट 2 का। ठीक है, अभी हमारे 3 लेक्चर और बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा यूनिट 2 भी, फिर हम यूनिट 3 पे बढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर हमने देखी है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी पढ़ा है। फिर हमने मॉडर्न थ्योरी को डिस्कस किया है, इसमें क्या क्या हमारा सिस्टम अप्रोच और कंटिजेंसी थ्योरी का। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।